हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर बूस्टर बैच। मैं हूं सौरभ सर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस। लेकिन रुकिए, टेंस का नाम सुनते ही अगर आपको लगता है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और उनकी बहुत सारी फॉर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी, तो आज आपका यही कंफ्यूजन खत्म होने वाला है। हम इस सीरीज में सीख रहे होंगे कि टेंस को कैसे पहचानेंगे, कैसे टेंस को देखते ही समझ पाएंगे कि इसमें कौन सा टेंस है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी और कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी। चाहे आप क्लास 9th में हो, 10th, 11th या 12th में, या आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को बीच में छोड़ना मत, क्योंकि आज की इस क्लास का फाउंडेशन ही आपके आने वाली क्लासेस के लिए बेस बनेगा। इसीलिए आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर बूस्टर बैच। तो फटाफट से नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका इंग्लिश ग्रामर बूस्टर बैच। चलिए सीखते हैं टेंस बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस में। टेंस आया कैसे है, क्या बना है, क्या हमारा इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट टेंस आता है, क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हम समझते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं कि जब भी आप कोई सी भी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उस लैंग्वेज से पहले आपको बहुत सारी चीजों के बारे में जान लेना चाहिए। हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी लैंग्वेज को जब आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसे बोलते कैसे हैं। आपको अगर यही नहीं पता कि इंग्लिश लैंग्वेज हमें बोलना कैसे, क्या साउंड्स होती है उसकी, तो आप माय डियर स्टूडेंट्स कुछ नहीं सीख पाएंगे उस लैंग्वेज के बारे में कुछ भी अच्छा। और अगर मैं कहूँ कि आप उस लैंग्वेज में एक्सपर्ट और उसके बारे में हर एक चीज को समझ ही नहीं पाएंगे अगर आपको उसके साउंड्स नहीं आते। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम बात करेंगे सर कि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले जो आए हैं वो आते हैं हमारे साउंड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ साउंड्स हैं, यानी कि टोटल 44 साउंड्स हैं। हम जो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं इस इंग्लिश लैंग्वेज में ओनली ऑन 44 साउंड्स, यानी कि हमारे पास जो अल्फाबेट्स हैं, हम इंग्लिश में जितना भी बोलते हैं सिर्फ 44 साउंड्स बोलते हैं, इसके अलावा कोई 45 साउंड। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं, अगर मैं बात करूं कि 20 साउंड्स ऐसी हैं जिन्हें हम अपनी वोकल कॉर्ड की हेल्प से बोलते हैं, यानी कि इस वाले हिस्से की हेल्प से बोलते हैं, जिसे हम वोकल कैविटी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इस वोकल कॉर्ड की हेल्प से हम 20 साउंड्स को प्रोनाउंशिएट करते हैं। साथ ही साथ बाकी हमारे जो 24 साउंड्स हैं इन्हें हम विदाउट वोकल कॉर्ड की हेल्प से बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई साउंड्स की। क्या सर हमें साउंड्स को पढ़ना अभी जरूरी है? माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम साउंड्स के बारे में और डीप डिटेल्स नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि सर हमारा जो इंग्लिश ग्रामर बूस्टर बैच है वो एक ग्रामर के पर्पज से चलाया जा रहा है और बोर्ड एग्जाम्स को फोकस रखते हुए इस बैच को चलाया जा रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को या कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलना सीखना चाहते हैं तब वहां जाकर आपको साउंड्स के बारे में पढ़ाया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि अगर आप इंग्लिश के अल्फाबेट्स के यानी कि जो साउंड्स हैं उन्हें आप सीखना चाहते हैं तो आपको इंटरनेशनल फोनेटिक चार्ट को पढ़ना होगा, सीखना होगा और उससे बोलना सीखना होगा। इंटरनेशनल फोनेटिक चार्ट जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें वो सारे साउंड्स लिखे रहते हैं, कब किस लेटर को कैसा साउंड बोलना है, किस तरीके से प्रोनाउंशिएट करना है, वो सारी चीजें हमें सिखाई जाती हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब साउंड्स के आगे की बात करते हैं। सर साउंड्स आए तो साउंड्स के बाद हम क्या करेंगे, क्या आया होगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, साउंड्स के बाद जब आया है हमारा तो हमारे बने लेटर्स। क्या बने? लेटर। लेटर के बारे में आपने सुना होगा, यानी कि हम अल्फाबेट जिन्हें कहते हैं वही हमारे क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लेटर्स बने कैसे। जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप बोल रहे हैं, जब आपने उसी बोले हुए शब्द को, जो आपने बोला, जब आपने उसी को लिखा, वही हमारा क्या कहलाया? उसी को हमने लेटर कहा। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं। आप कोई सी भी लैंग्वेज सीखते हैं तो आपको माय डियर स्टूडेंट्स उसमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कितने लेटर्स होते हैं।
क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल कितने लेटर्स होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना होता है या हमें जिन्हें सीखना होता है और जिसकी हेल्प से हम इंग्लिश को सीख पाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका अगर आपको पता है कि इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं तो बताइए। तो आपने कहा सर 26 लेटर्स होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं बात करना चाहता हूँ लेटर्स की। आपको बात करनी है लेटर की। लेटर्स क्या होते हैं तो हम लिखेंगे रिटन फॉर्म ऑफ साउंड इज कॉल्ड लेटर। यानी कि जब आप साउंड को लिखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, रिटन फॉर्म ऑफ साउंड इज, रिटन फॉर्म ऑफ साउंड इज कॉल्ड लेटर। उसे ही हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। तो बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इसमें कोई दिक्कत समस्या है? नहीं है ना। यानी कि जब आपने किसी भी साउंड को लिखा वही क्या कहलाया, हमारा लेटर्स कहलाया। माय डियर स्टूडेंट्स, 26 लेटर्स होते हैं, आप सभी जानते हैं। इन 26 लेटर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला होता है वोवेल और दूसरे होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। 2 टाइप्स होते हैं 26 लेटर्स में। वोवेल लेटर्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर्स क्या होते हैं? भाई वोवेल लेटर्स को याद रखना आसान है। 5 वोवेल लेटर्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। बाकी इन सभी के अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं वो सब हमारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर हम कहें कि वोवेल लेटर्स कितने होते हैं तो आप कहेंगे सर 5 होते हैं, और अगर हम कहें कि कॉन्सोनेंट लेटर्स कितने होते हैं तो आप कहेंगे सर 21 होते हैं। बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप इस बात को जानते हैं? अब आप कह रहे होंगे सर आप हमें ये क्यों बता रहे हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको वो सारी बेसिक सी बातें बताना चाहता हूँ जिससे आपको टेंस को सीखने में या इंग्लिश ग्रामर को सीखने में कहीं कोई दिक्कत ना आए। अब भले ही आपको आता है अच्छी बात, जिन्हें नहीं आता है वो सीखिए जरूर, क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज को अगर आपको उसमें अच्छा करना है तो आपको उसकी बेसिक छोटी छोटी चीजों के बारे में जानना जरूरी होता है। इसीलिए मैं आपको सारी छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, लेटर्स के बाद क्या आए? माय डियर स्टूडेंट्स, जब हमने बहुत सारे लेटर्स को, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा वोवेल, कॉन्सोनेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 लेटर्स हैं, इसमें 5 लेटर्स हैं। तो हमें ये समझ में आया जब हमने क्या किया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिलाया, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाया और उस ग्रुप ऑफ वर्ड से एक मीनिंगफुल सेंस बना, एक सेंटेंस बना, एक मीनिंगफुल सेंस निकला, उसका एक कंप्लीट मीनिंग निकला। इसे ही हमने क्या कहा, वर्ड कहा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेटर्स से मिलकर बने हैं हमारे क्या, वर्ड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, वर्ड्स बने, यानी कि हम कह सकते हैं कि सर व्हाट इज वर्ड्स। तो अब आपको पता चल गया होगा कि वर्ड्स हमारे क्या होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो वर्ड्स होते हैं वही हमारे क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड्स क्या है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which have which has complete meaning, जिसका एक मीनिंग निकले, which has complete meaning is called word। माय डियर स्टूडेंट्स, इसे हमने वर्ड कहा। चलो भाई ठीक है सर, हमने इसे वर्ड तो कहा, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स क्या सर यहाँ से कितने वर्ड्स बने होंगे? क्या कुछ ही वर्ड्स थे? क्या बहुत ज्यादा वर्ड्स थे? हम इंग्लिश ग्रामर को सीख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर में हमें बहुत सारे वर्ड्स देखने को मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स देखने को मिलेंगे। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन यानी कि बोलने में और दिखने में सेम होते हैं, लेकिन सर उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं, अलग अलग सेंटेंस में यूज होते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग देने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या वर्ड्स फिक्स्ड हैं? नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, इन सारे सवालों का जवाब हमें वर्ड से ही मिलने वाला है। क्या सर हम नए वर्ड्स नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं भाई। क्या हम सर वर्ड्स की हेल्प से कुछ अपने लिए या हमारी इंग्लिश ग्रामर में ये वर्ड्स को सीखने, बनाने, इनका फॉर्मेशन, रूट वर्ड से हमें कुछ हेल्प मिलती है? यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स के बारे में अगर हम नहीं जानेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स आप इंग्लिश ग्रामर में, मैं कहूँ कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आप इडियम फ्रेजेस, आप रूट वर्ड्स की हेल्प से आप अपनी इंग्लिश ग्रामर में वोकेबलरी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी हो गई
माय डियर स्टूडेंट्स, यकीन मानिए आपकी इंग्लिश ग्रामर इतनी अच्छी हो जाएगी जिस तरह आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करने जा रहे हैं वर्ड्स के बारे में। पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी बात को पूरा करते हैं। हम वर्ड्स के बारे में बात कर रहे थे, हमें समझ में आया सर वर्ड्स बहुत सारे हैं। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं वर्ड से एक ऐसी नई चीज बनी जो हमारी इंग्लिश ग्रामर को सीखने में, यानी कि हम कहें कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रिप्रेजेंट करती है? क्या आपने सोचा? और आप सभी इंग्लिश ग्रामर जब सीखते हैं तो उसके बारे में भी पढ़ते हैं, उससे सीखते हैं। क्या आप जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इन वर्ड्स की हेल्प से ही हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच बनी हैं। आखिर इन वर्ड्स की हेल्प से जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच बनी है उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच ही क्यों कहते हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, जब हमने वर्ड्स को बनाना स्टार्ट किया तो हमारे पास इतने वर्ड्स बने, इतने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बने, तो हमारे मन में एक कन्फ्यूजन हुआ। हमारे मन में एक सवाल आया कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि इस वर्ड को क्या कहेंगे, इस वर्ड को क्या कहेंगे, ये क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपके स्कूल में बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में। आपकी क्लास में जब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो मैं हर एक स्टूडेंट्स को कैसे पॉइंट करूं, मैं कैसे बताऊं कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है? तो भाई आपके सभी के पर्टिकुलर नाम है, कोई बॉयज होगा, कोई गर्ल्स होगी, कोई हेड बॉय होगा, कोई हेड गर्ल होगा, लाइक दैट। इस तरीके से सभी का कुछ ना कुछ नाम होगा, सभी को किसी ना किसी कैटेगरी में डिवाइड किया गया होगा। ठीक इसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स बने और इन वर्ड्स को हमें बोलने में बहुत ज़्यादा मदद हुई। यानी कि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे थे तो इन वर्ड्स की हेल्प से हमने सीखा कि हमें बोलना कैसे चाहिए, हम कैसे बोलेंगे, तो हमने बोलने में मदद मिली इनसे। इन वर्ड्स की हेल्प से हमें बोलने में मदद मिली, इसलिए हमने इसको नाम दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड से हमारी क्या बनी माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया होगा कि सर हमारे वर्ड आए, वर्ड्स के बाद हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आई। क्या आई? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये हमें स्पीच यानी कि बोलने में मदद करते हैं, इसलिए इनका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आप बताइए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल कितने पार्ट हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 8 पार्ट्स हैं जो हमें इंग्लिश ग्रामर को बोलने में मदद करते हैं। उन सभी का नाम आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारा नाउन, नाउन के बाद नेक्स्ट आता है प्रोनाउन। क्या आता है? नाउन के बाद आता है हमारा प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद आता है हमारा एडजेक्टिव। थर्ड हमारा जो आता है, सॉरी मैं इस तरीके के सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, थर्ड आता है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन जानते हैं तो अच्छी बात, कोई नहीं जानते हैं तो कोई बात। एडजेक्टिव के बाद आई वर्ब, वर्ब के बाद हमारा नेक्स्ट आया एडवर्ब, एडवर्ब के बाद हमारी ये नेक्स्ट जो आई है, एडवर्ब के बाद हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट 6 प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद अगर हम बात करें, हमारे नेक्स्ट जो पार्ट्स होते हैं वो कंजंक्शन होते हैं। कंजंक्शन के बाद अगर हम बात करें कि हमारा नेक्स्ट और लास्ट पार्ट क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कंजंक्शन के बाद लास्ट में जो आता है हमारा, वो आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन माय डियर स्टूडेंट्स, आखिर सर हमें क्या इन्हें पढ़ना जरूरी है? यस माय डियर स्टूडेंट्स, हमें बहुत जरूरी है इनको पढ़ना। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आप समझ लीजिए इंग्लिश ग्रामर में आप कुछ भी लिखेंगे, आप जो लिख रहे हैं वो एक मीनिंगफुल है, यानी सेंस है उसका कि नहीं, कि उसका मीनिंग निकल रहा है कि नहीं। आप ये सारी चीजें मात्र इन 8 चीजों की हेल्प से ही सीख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक वो चीजें हैं, ये वो पार्ट्स हैं इंग्लिश ग्रामर के, इंग्लिश लैंग्वेज के, जो आपको इंग्लिश लिखना, बोलना, कहना, सुनना, कन्वर्सेशन करना, ये सारी चीजें आपको सिर्फ ये 8 पार्ट्स ही आपको सिखा सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली अगर हम बात करें कि इन 8 पार्ट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हम सिर्फ इसे ऐसे बोल लेते, नाउन ये होता है, नाउन ही है, प्रोनाउन ही होता है, प्रोनाउन ही है, बस हम इन्हें हल्के तरीके से पढ़ते हैं, इनके बारे में समझते ही नहीं है, इनकी क्या रियल वैल्यू है इसको समझते ही नहीं है, इनको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए। आखिर हम इन्हें पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो क्यों सीख रहे हैं? क्या आपको पता है कि हम नाउन क्यों पढ़ते हैं? नाउन को पढ़ना यही है क्या? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, क्या यही नाउन है? नहीं,
अगर आपको इंग्लिश सीखने तो आपको ये पता करना होगा कि नाउन क्या होती है, नाउन क्यों पढ़ रहे हैं, और नाउन को सीखने के बाद आप नाउन को कैसे यूज करेंगे ये आपको पता तो होना चाहिए। हमें नहीं पता होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में हम जो भी पढ़ते हैं हमें खुद पता नहीं होता है कि इसे हमें कहाँ यूज करना है। आखिर हमने इसको पढ़ा, सीखा, तो क्यों सीखा, इसको पढ़ने से सीखने से हमें क्या फायदा होगा, अगर हम इसे सीख चुके हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स हम इसे कैसे यूज करें, हम अपनी लाइफ में, अपने डेली यूज में इस इंग्लिश को जो हमने सीखा, जो हम पढ़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उसे हम कैसे यूज करें, इन सारी बातों को सीखना है माय डियर स्टूडेंट्स। मैं ये नहीं कहता कि कौन कैसे पढ़ाता है, बट माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं ऐसे ही बताऊंगा कि आपको ये चीज़ पढ़ी, आपने सीखी, तो ये आपको कहाँ यूज होगी, कहाँ आप इसे यूज कर सकते हैं, आप इससे कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नहीं पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम टेंस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम इनको स्टेप बाय स्टेप तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। बट मैं आपको बताना चाहता था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बनी। माय डियर स्टूडेंट्स वर्ड्स के लिए हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर मैं बात कहूँ वर्ड्स, वर्ड्स के लिए हमारे पास वर्ड फॉर्मेशन, आपने एक शब्द सुना होगा। वर्ड फॉर्मेशन का मतलब है कि आप नए शब्द को बनाना, वर्ड फॉर्मेशन कहलाता है। माय डियर स्टूडेंट्स हम बहुत तरीके हैं हमारे पास जिसकी हेल्प से हम वर्ड्स बनाते हैं। हम वर्ड्स कितने तरीके से बना सकते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास तीन ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन होता है हमारे पास होते हैं ओरिजिनल वर्ड्स, यानी कि मेन वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? मेन वर्ड्स होते हैं, मेन वर्ड्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। दूसरे हमारे पास होते हैं रूट वर्ड्स, मेन वर्ड्स हैं, रूट वर्ड्स हैं, और भी हमारे पास अगर हम बात करें कि आपके पास प्रीफिक्स और सफिक्स, क्या कहते हैं, आप प्रीफिक्स की हेल्प से, प्रीफिक्स, नेक्स्ट आप सफिक्स की हेल्प से, इनकी हेल्प से भी आप बहुत सारे क्या बना सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स अगर आपको प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड्स आते हैं, आपकी वोकेबलरी का 25% से लेकर 40% तक की चीज़ें आप बड़े आसानी से कवर कर सकते हैं। मैं कहूँ कि वन वर्ड्स क्या होते हैं, हमारे इडियम्स, फ्रेसेस की कुछ क्वेश्चंस के आंसर, हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हमारे जैसे कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इन सारी चीज़ों की समस्याओं का समाधान आपका इन तीन चीज़ों की हेल्प से हो जाता है। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज हमें टेंस सीखना है। और माय डियर स्टूडेंट्स आज तक मैं अभी आपको जो पढ़ा चुका हूँ, इस सारा बेस ही, आपका सारा फाउंडेशन ही आपकी आने वाली क्लासेस के लिए बेस बनेगा। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स स्टे विथ हेयर। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं वर्ड फॉर्मेशंस के बाद हमारे पास वर्ड्स बने। क्या सर वर्ड्स के बाद डायरेक्ट हमारा टेंस आ गया? नहीं आया माय डियर स्टूडेंट्स, वर्ड्स के बाद भी और सारी चीजें हैं। माय डियर स्टूडेंट्स वर्ड्स बने, वर्ड्स के बाद हमारे सामने एक नई चीज आई जिसके हमने नाम दिया फ्रेज। क्या नाम दिया? फ्रेज। आखिर ये फ्रेज क्या होती है? तो माय डियर स्टूडेंट्स हेडिंग डालेंगे फ्रेज। फ्रेज क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट्स फ्रेज क्या है? आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words having 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 some meaning, having some meaning, having some meaning but not complete meaning, but not complete meaning। माय डियर स्टूडेंट्स मैंने जो लिखा है इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा, क्योंकि जब हम समझेंगे नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा कि फ्रेज क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपके सामने एक एग्जांपल भी लिखूंगा, यहाँ पे मैं बताऊंगा अभी आपको। माय डियर स्टूडेंट्स मैंने कहा फ्रेज क्या होते हैं। फ्रेज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, यानी कि आपने कुछ वर्णों को मिलाया और एक नया शब्द, नए कुछ नए शब्द बनाए। तो आपने जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिला के आपने जो बना उसको लिखा, और लिखने के बाद आपको उसका थोड़ा बहुत मीनिंग समझ में आया, अच्छा इसका मीनिंग हो सकता है, हमें लग रहा है कि इसका मीनिंग ऐसा बन सकता है, लेकिन एक्चुअली उसका वो पूरा मीनिंग होता ही नहीं है। और जब हम उसे यूज करते हैं सेंटेंस में तो उसका मीनिंग पूरा अलग ही आता है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। जैसे मैंने कहा होगा कॉल ऑफ, आपने सुना होगा कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है बात बंद कर देना, यानी कि आपने इस चीज को बंद कर दिया। कॉल ऑफ का मतलब बोलना बंद करना, बात बंद करना।
लेकिन कॉल ऑफ का मतलब होता है कि जो आपने कॉल की थी उसको कट हो जाना, वो बंद हो गई, बिल्कुल टोटली बंद, उसको बताने के लिए कॉल ऑफ यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा टेक केयर, जैसे मैंने क्या कहा, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। टेक केयर, ध्यान रखना, किसका ध्यान रखना, यानी कि आपको अपना ध्यान रखना है। लेकिन इसका पूरा मीनिंग कब निकल के आएगा, जब आप सेंटेंस में कहेंगे टेक, ध्यान रखना, किसका ध्यान रखना, क्यों रखना, कब रखना, कैसे रखना। भाई हमें नहीं पता चल रहा ना, टेक केयर का मतलब, टेक केयर का मतलब हमें तो पता चला कि कुछ मीनिंग है। जैसे मैंने कहा फॉल डाउन, फॉल डाउन, मैंने ये लिखा फॉल डाउन। अब आप फॉल डाउन, किसी चीज का नीचे गिरना, फॉल का मतलब भी गिरना, डाउन का मतलब नीचे, नीचे गिरना, कैश का मतलब नीचे गिरना है, किसी चीज की किसी में गिरावट आना। तो हम वहां पे यूज कर दें शेयर मार्केट हैज फॉल डाउन एट इन्फिनिटी, इतने इतने पॉइंट्स पे गिर गया। तो ऐसी चीजें हैं, ऐसे वर्ड जिनका हमें पूरा मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, यानी कि इनकम्प्लीट सेंस देते हैं। लेकिन इनका कंप्लीट सेंस तभी आता है जब हम इन्हें सेंटेंस में यूज करते हैं, और तब जाके इनका पूरा कंप्लीट मीनिंग निकल के आता है। उन्हें माय डियर स्टूडेंट्स हम फ्रेज कहते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, पहले आप सभी लोग इतना मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि फ्रेज के बाद भी कुछ और चीजें आई हैं क्या। बिल्कुल आई हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे कि फ्रेज के बाद क्या आया। माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेज के बाद जो आए हमारे, वो आए हमारे क्लॉज। क्या है क्लॉज? क्लॉज क्या है सर? हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है और इसमें एक सब्जेक्ट होता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है कि हमें इसमें ऑब्जेक्ट देखने को मिले, लेकिन इसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है। ऐसे ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? हम क्लॉज कहते हैं। क्या कहेंगे? तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं कि क्लॉज क्या होती है। तो क्लॉज क्या होते हैं? आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आ group of words, a group of words having, a group of words having one finite verb, having one finite verb। ठीक है, मैंने आपके सामने बड़ी छोटी सी एक हिंट दी है, डेफिनेशन दी है कि यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक खुद क्या हो, एक फाइनाइट वर्ब होगी। एक फाइनाइट वर्ब है मतलब सब्जेक्ट होगा ही ऑब्वियसली। फाइनाइट वर्ब का मतलब जब वर्ब आती है तो करने वाला तो आया ही होगा, तभी तो काम हुआ है। तो हमारी एक फाइनाइट वर्ब होती है, यही समझना है कि जिसमें आपको सब्जेक्ट देखने को मिले, वर्ब देखने को मिले। ऑब्जेक्ट है अच्छी बात, नहीं है तो कोई बात नहीं। हो सकता है कि वो क्लॉज का पूरा मीनिंग ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर निकलता है। एक सेंटेंस जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स, जो क्लोज होता है, उसके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, आपको सारी चीजें देखने को मिलती है। ऐसे स्टेटमेंट को ही हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा ही इज स्मार्ट, ही इज स्मार्ट बॉय, ही इज स्मार्ट बॉय। मैंने लिखा ही इज स्मार्ट बॉय। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है? क्लॉज है। जैसे ही हमारा सब्जेक्ट, इज हमारी वर्ब है और इज का होना बताया जा रहा है, तो इज हमारी फाइनाइट वर्ब का काम कर रही है। क्या कर रही है? इज हमारी फाइनाइट वर्ब का काम कर रही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये फाइनाइट वर्ब है और ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे? क्लॉज कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे क्लॉज कई टाइप्स के होते हैं। एडवर्ब क्लॉज होता है, नाउन क्लॉज होते हैं, हमारे एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं। बट इनके बारे में हम माय डियर स्टूडेंट्स अभी नहीं पढ़ेंगे। जब मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाना चाहूँगा, नरेशन पढ़ाऊंगा, तब उससे पहले आपको क्लॉज के बारे में बताऊंगा। अभी आप ये याद रखिए, क्लॉज एक स्टेटमेंट होता है जो कि एक सेंटेंस भी हो सकता है और उसका कंप्लीट मीनिंग निकलता है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्लॉज के बाद क्या आया? तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो क्लॉज है, क्लॉज के बाद हमारे बने, क्लॉज के बाद जो आया है वो आया है सेंटेंस। क्या बनी? सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस क्या है और क्लॉज में क्या डिफरेंस? माय डियर स्टूडेंट्स, क्लॉज जिसका कंप्लीट मीनिंग निकलेगा वो सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस में ही एक पर्टिकुलर सेंटेंस भी क्लॉज होता है और एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज होते हैं, इसमें आप घबराइएगा नहीं। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी सेंटेंस। क्या आती है? सेंटेंस क्या होते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सेंटेंस की डेफिनेशन, आ स्टेटमेंट विच हैविंग, आ स्टेटमेंट, आ स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट
हैविंग वन और मोर देन वन क्लॉजेज, मोर देन वन क्लॉज आर कॉल्ड, इज कॉल्ड, आर नहीं लिखिए भाई, इज लिखिए, इज कॉल्ड सेंटेंस। एक ऐसा स्टेटमेंट, जिसमें एक से ज्यादा क्लॉज हो, एक भी क्लॉज हो सकता है या एक से ज्यादा क्लॉज होंगे, एक ऐसा सेंटेंस जिसका कंप्लीट मीनिंग भी निकलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे माय डियर स्टूडेंट्स मैं अगर बात करूं एग्जांपल की, जैसे मैंने कहा ही इज वॉचिंग मूवी, ही इज वॉचिंग मूवी, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट में हमें सिर्फ देखो, अगर हम बात करें कि हमारी फाइनाइट वर्ब क्या है, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, क्या है, फाइनाइट वर्ब है, और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो हमने कहा था माय डियर स्टूडेंट्स ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है। मैंने कहा था एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंदर क्लॉज होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक क्या हो, फाइनाइट वर्ब हो। इसमें फाइनाइट वर्ब है, तो बताओ क्या ये माय डियर स्टूडेंट्स क्लॉज नहीं होगा, बिल्कुल है। इसीलिए मैंने डेफिनेशन में स्टेटमेंट हैविंग वन और मोर देन क्लॉज, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें एक क्लॉज होगा या एक से ज्यादा क्लॉज होगा। यानी कि भाई ही इज वॉचिंग मूवी, इसका पूरा मीनिंग नहीं आ रहा, पूरा बिल्कुल मीनिंग निकल रहा है, सेंटेंस समझ में आ रहा है, सब क्या लिखा है स्टेटमेंट में कह रहा है कि वह टीवी मूवी देख रहा है, हमें इसका पूरा सेंस समझ में आ रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स एक क्लॉज भी है और यही हमारा सेंटेंस है। सेंटेंस की कैसे पहचान होती है माय डियर स्टूडेंट्स, क्लॉज अगर दूसरा क्लॉज होता तो यहाँ कॉमा लगा के कुछ और भी लिखा रहता, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स जो सेंटेंस शुरू होता है, सेंटेंस को कैसे पहचानोगे आप, कैसे बताओगे कि सर ये सेंटेंस ये, तो माय डियर स्टूडेंट्स सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है और एंड में आपको फुल स्टॉप देखने को मिलता है। फुल स्टॉप होगा या क्वेश्चन मार्क होगा या एक्सक्लेमेटरी साइन होगा, ये तीन चीजों में से कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। क्लॉज में कॉमा हो सकते हैं भाई, कि अगर आप एक से ज्यादा क्लॉजेज लिखेंगे तो कॉमा, जब एक से ज्यादा क्लॉजेज आएंगे, जैसे मैंने कहा, एक और आपके सामने एग्जांपल लिखता हूं, मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया, जैसे मैंने कहा आई इनवाइटेड हिम, आई इनवाइटेड हिम बट he did not he did not come here। माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने भी एक स्टेटमेंट लिखा, सेंटेंस लिखा, क्या लिखा, आई इनवाइटेड हिम, मैंने उसे इनवाइट किया, बट ही डिड नॉट कम हियर, लेकिन वह यानी क्या। माय डियर स्टूडेंट्स अब आपको नॉलेज होनी चाहिए कंजंक्शंस की, अगर आपको नॉलेज नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स तो आप इस सेंटेंस में ये कंफ्यूज रहेंगे कि सेंटेंस है कि क्लॉज है, अगर इसमें क्लॉज है तो कितनी क्लॉज है, ये सभी सवालों के जवाब आप नहीं ढूंढ पाए। चलिए मैं लेकिन आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये देखना है, पढ़ना है और समझना है। आपने क्या किया, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया, क्या किया, आई इनवाइटेड हिम, आई सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुई, ऑब्जेक्ट हो गया। बस अगर आपको इन तीन चीजों को पता करना आता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद हमें जो भी नई चीज आएगी हम उसे अलग, तो आई इनवाइटेड हिम, ये हमारा बट आया है, इससे पहले आप कॉमा लगा लो, ये एक क्लॉज हो गया, ये हमारा क्लॉज फर्स्ट है, ये क्या हो गया, ये क्लॉज फर्स्ट है। और इसके बाद लिखा है बट ही डिड नॉट कम हियर, लेकिन वह यहाँ नहीं आया था, ये क्लॉज सेकंड है। तो माय डियर स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में कितने क्लॉज हो गए, दो क्लॉज हो गए, फर्स्ट और सेकंड क्लॉज। हो सकता है कि इसका पूरा मीनिंग तभी निकले जब इसके ऊपर डिपेंड करता है, वो बात की बात है, लेकिन हमें ये पता करना आना चाहिए था कि इसमें कितने क्लॉजेज हैं। तो इसमें दो क्लॉज हुए, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला। अब माय डियर स्टूडेंट्स दो क्लॉज के मिलने के बाद ही हमारा क्या निकला, हमारा एक सेंटेंस बना। तो जरूरी नहीं कि एक सेंटेंस के अंदर एक ही क्लॉज हो सकता है, एक से ज्यादा क्लॉजेस भी होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स जब आप सेंटेंस के टाइप्स पढ़ेंगे तो आप सीखेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, आप सब कुछ सीखते जाएंगे। बट अभी आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि क्लॉज क्या होते हैं, कैसे आप पहचानते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस कैसे पहचानते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स फाइनली जाके अब हम अपनी मंजिल पे पहुंचे हैं, जो हमारा टॉपिक शुरू होने जा रहा था, टेंस। सेंटेंस के बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे टेंस बने, उसके बारे में बात करते हैं।
फटाफट से आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक की बात करते हैं कि सर सेंटेंस के बाद क्या आया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस के बाद फाइनली जो हमारा आया टेंस आया। क्या है? टेंस। अब बात करते हैं सर टेंस की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्या बिना टेंस पढ़े काम नहीं चल सकता? जी नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, टेंस को पढ़े बिना काम नहीं चल सकता। आपने कहा सर क्यों नहीं चल सकता? माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए नहीं चल सकता क्योंकि आप जब भी कोई काम करते हैं या आप कुछ कहना चाहते हैं या आपने कोई काम किया था या आप आने वाले टाइम में कोई काम करेंगे, उस काम को बताने के लिए आपको समय को बताना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप कोई काम किस समय पर करने जा रहे हैं, इस बात को बताना ही हमारा क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि मैं कल भोपाल जाऊँगा, तो मैंने अपने आने वाले टाइम के काम को आपको आज ही बताया है। तो माई डिस्टेंस ये भी हमारा कहीं ना कहीं आने वाले काम को बता रहा है, मैं कल ऐसा करूँगा, तो फ्यूचर की बात को मैं बता रहा हूँ, तो ये फ्यूचर टेंस भी होता है हमारा। भाई हम आने वाली चीज़ की समय की बात बता रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? फ्यूचर में होने की संभावना, यानी कि ये काम आने वाले समय में होने जा रहा है। तो भाई हम ऐसे सेंटेंस को क्या कहेंगे? अब हमारे सामने सेंटेंस तो बहुत सारे बनने लगे, लेकिन हम किस सेंटेंस किस टाइम पे हुआ है उसके बेसिस पे हमने सेंटेंस को नाम देने के लिए टेंस की ज़रूरत पड़ी। आप कोई काम कब कर रहे हैं, कैसे करेंगे? क्या आप सभी से यही कहेंगे? जैसे मान लीजिए कल आपने मटर समोसा खाया था। खाया था कि नहीं? झूठ मत बोलना भाई, मटर समोसा खाया था आपने, हम सब देख रहे थे। आपने कल मटर समोसा खाया था। अब आप क्या इसी बात को आज आज मैंने आपसे पूछा, आपने मटर समोसा खाया था? हाँ, मैं मटर समोसा खाता हूँ। क्या आप ऐसे कहोगे? नहीं कह सकते ना। आपने कोई काम कब किया, आपने कोई काम कैसे किया था, किस समय में किया था? हम जब भी बात करेंगे तो उसी समय में बात करेंगे। भले ही हम प्रेजेंट में बैठ के, वर्तमान समय में बैठ के हम पुराने समय की बात कर रहे थे कि आपने कल मटर समोसा खाया था कि नहीं, तो आप भी क्या कहते हैं? हाँ, मैंने कल मटर समोसा खाया था। क्या आप कहते हैं? हाँ, मैं कल मटर समोसा खाऊंगा। भाई मैं पूछ रहा हूँ कि आपने कल खाया था, आप बता रहे हैं मैं कल खाऊंगा। ये कोई सेंस नहीं हुआ ना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम दो लोग बातचीत करते हैं या बातचीत कर रहे समय में, जिस समय में वो बात कर रहे थे, उस चीज़ का, उस सेंटेंस का जवाब हमें उसी टाइम ड्यूरेशन में या उससे रिलेटेड टाइम ड्यूरेशन में हमें देना पड़ता है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम अगर बातचीत कहें कि बातचीत करने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए, इंग्लिश ग्रामर में अपना बेस मजबूत बनाने के लिए हमें टेंस को बहुत अच्छे से सीखना है, जीरो से हीरो लेवल तक सीखना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, टेंस की बात करते हैं। अब हम सारी चीजें टेंस से रिलेटेड करेंगे। टेंस क्या है? अगर हम बात करें व्हाट इज टेंस, टेंस इज अ, तो ये क्या है? इट इज शोज द, it shows the, it shows the time of action, time of action, it shows the time of action happening, it shows the time of action happening, position, possession etc। हमारा जो टेंस होता है हमें बताता है कि आपने कोई काम, कोई कार्य कब, किस समय में किया, आप क्या कर रहे थे, आपने क्या किया है, और आप क्या, आपका क्या पास पास्ट में क्या अधिकार था, क्या अधिकार है, उन सभी चीज़ों को बताने। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि टेंस क्या है, तो टेंस इज अ पार्ट ऑफ वर्ब। टेंस इज अ पार्ट ऑफ वर्ब। टेंस क्या है? वर्ब का एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ वर्ब है। क्यों है? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें वर्ब को ही बताना सीखते हैं कि अगर हमने कोई काम पास्ट टाइम में किया था तो वर्ब को हम कैसे लिखेंगे। हम कोई काम, अगर हमने कोई काम किया था फ्यूचर में हम करेंगे तो उसके लिए हम क्या वर्ब मेंशन करेंगे। टेंस को हम सिर्फ, अगर हम कहें कि एक ऐसी ट्रिक बताओ सर जिससे हम ये पहचान जाएं कि सर ये इसमें कौन सा टेंस होगा, और हमें कैसे पता चलेगा कि सर इस टेंस में ये वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये वाली वर्ब आएगी। तो चलो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे सटीक, 100% ऑथेंटिक और एकदम रियल, अगर मैं कहूँ कि आप एग्जाम में से अप्रोच के साथ जाएंगे
आप 100% क्वेश्चन सही करेंगे। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक ही हमारी एक सिर्फ वर्ड है जिसका नाम है वर्ब। क्या नाम है? वर्ब। कैसे पहचानोगे कि तुम कौन सी वर्ब आई? अगर माय डियर स्टूडेंट्स आपने वर्ब को पढ़ लिया, अच्छे से सीख लिया कि वर्ब क्या है, वर्ब क्या बताती है, बस माय डियर स्टूडेंट्स आपको जब भी कोई टेंस आएगा आपको उस स्टेटमेंट में कुछ नहीं देखना, उस टेंस की सबसे पहले वर्ब देखो कि इसमें वर्ब क्या दी गई है। बाकी वर्ब के साथ रिलेशन जिसका जैसा बनता है आप उसे चेक करते जाओ, आपका आंसर 100% सही बनेगा। अगर आपको वर्ब के बारे में कुछ नहीं पता तो मानिए, यकीन मानिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप टेंस के बारे में चाहे जितना पढ़ लो लेकिन कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर हो ही जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स हमें इस वर्ब पे ही ध्यान देना, इसीलिए कहा जाता है टेंस इज द पार्ट ऑफ वर्ब। टेंस क्या है? पार्ट, वर्ब का ही एक हिस्सा है। चलिए बात करते हैं सर आगे क्या होगा। ठीक है सर, वर्ब का हिस्सा है, हम वर्ब के बारे में पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, जान लेंगे, सीख जाएंगे, ठीक है। बट माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि वर्ब हमें पता है और हम ये पता कर पाते हैं कि कोई काम हो रहा है, तो सर क्या हम काम एक ही समय में करते हैं? नहीं, काम को हम 3 तरीके से कर सकते हैं, यानी कि 3 समय में कर सकते हैं। पहला, जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ये प्रेजेंट टाइम है। दूसरा, आप पास्ट टाइम, यानी कि मैंने कल पढ़ाया था ये मेरा पास्ट टाइम था, मैं कल पढ़ाऊंगा ये मेरा प्रेजेंट फ्यूचर टाइम होगा। यानी कि हम 3 समय में कोई काम कर सकते हैं, या तो मैंने जो कल किया था, मैं आज जो कर रहा हूँ और आने वाले समय में जो करूँगा, हम इन तीनों चीज़ों में किसी काम का करना बताते हैं। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स हमारे टेंस 3 टाइप्स के होते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ टेंस की, तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, तो बताइए अगर आप जानते, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहा करो भाई, जिससे हमें भी पता चलता है कि आपको थोड़ा बहुत जो भी आता है आप जानते हैं या नहीं। टाइप्स ऑफ टेंस, टाइप्स ऑफ टेंस की बात करें तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, तो आपने कहा सर देयर आर 3 टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है हमारा पास्ट, एंड तीसरा होता है हमारा फ्यूचर। ये 3 चीज़ें होती हैं, इन तीनों के अलावा हम किसी भी नई चीज़ के बारे में नहीं सीखेंगे। हम जो भी काम करेंगे इन तीनों टाइम ड्यूरेशन में करेंगे, इसके अलावा हम कहीं नहीं करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स टेंस में हमारे 3 पार्ट हैं, और माय डियर स्टूडेंट्स इन सभी तीनों पार्ट्स के फिर से 4 टाइप्स हैं। यानी कि टोटल मिला के अगर हम बात करें टेंस में हमें 14 टाइप्स के सेंटेंस पढ़ने होंगे। इट्स ओके, पढ़ लेंगे हम, कोई बात नहीं। सर प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है? ये तीनों टेंस हैं, लेकिन ये क्या बताएंगे सर? प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, कैसे पता चलेगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट टेंस में हम ये बताएंगे कि अगर कोई भी काम आप प्रेजेंट टाइम में कर रही हैं, अगर आपने कोई काम प्रेजेंट टाइम में किया है, तो ऐसे स्टेटमेंट्स को पढ़ने से जब हमें पता चलेगा तो ऐसे टेंस का टेंस सेंटेंस होगा, इस सेंटेंस का जो टेंस बनेगा वो हमारा प्रेजेंट टेंस होगा। समझ में आई बात? दूसरे बात करते हैं कि पास्ट टेंस क्या होता है। जैसे मैंने कोई काम पिछले समय में किया था, यानी मैं कहूँ कि मैंने 15 अगस्त को कुछ किया था, मैं उस काम को अगर मैं आज बताना चाहूँ तो उस काम को मैं बताने के लिए जो सेंटेंस लिखूंगा, उस सेंटेंस को मैं ऐसा कैसे लिखूं कि जिससे मैं बता पाऊँ कि मैंने पास्ट में, तो मैं ऐसे कुछ वर्ड्स यूज करूंगा जिसे देख के पढ़ के, वर्ब को कुछ ऐसा फॉर्म यूज करूंगा जिसे पढ़ के आपको समझ आएगा कि अच्छा सर तो पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, पास्ट टाइम की बात होगी जिस सेंटेंस में तो वो कौन सा टेंस कहलाएगा? पास्ट टेंस कहलाएगा। ठीक इसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स मैं आने वाले काम को अगर आपको एक सेंटेंस में लिख के दूंगा, और एक सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, जैसे कि अगर मैं कहूँ वर्ब जो होती है, वर्ब को देखेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे आप कहेंगे सर इसमें तो आप आने वाले समय में कुछ करने जा रहे हैं, यानी कि जब कोई काम आने वाले समय में होगा उस चीज का जो सेंटेंस को पढ़कर हमें पता चलेगा, उस ऐसे सेंटेंस को ही हम क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस कहेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ से हमारी कहानी कल शुरू होगी। कल हम सीख रहे होंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंस के टाइप्स कितने होते हैं, और 1 बाय 1 सभी टेंस को कंप्लीट कर रहे होंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की छोटी सी क्लास। आज मैंने वो आपको सारी बेसिक चीज़ें बताई हैं, वो सारा फाउंडेशन बताया जो आपके टेंस टॉपिक में काम आने वाला है और आपकी आने वाली इंग्लिश ग्रामर के लिए हमेशा बेस्ट रहेगा। समझ में आए माय डियर स्टूडेंट्स? तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।
अगर आपने वास्तविकता में कुछ भी नया सीखा है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही इन क्लासेस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से यानी कि 0 से हीरो लेवल तक सीखना चाहते हैं, आप उनके साथ बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। ओके बाय, टाटा, सी यू।